स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो जो टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से आने वाले बादशाहों में मैंने शाहजहां तक की सारी बातचीत किया था। आज जिस बादशाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है औरंगजेब, जिसकी शासन व्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो 1658 के आसपास से लेकर के यह सत्ता को संचालित करता है और 1707 तक इसने शासन की बागडोर को संचालित किया था। इस औरंगजेब से रिलेटेड मुद्दों को पढ़ने के लिए उससे पहले हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और हम पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। हम चलते सीधे अपनी टॉपिक पे और हमारा टॉपिक जो है वो है औरंगजेब। जो औरंगजेब मुगलों की शासन काल में आने वाला सबसे आखिरी बादशाह के रूप में दिखाई देता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल दिखाई देंगे। तो आज हम लोग औरंगजेब से रिलेटेड जो मुद्दा पढ़ेंगे इसके जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ इसकी कुछ दक्षिण की अभियान हुई है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद इसके शासन काल में कुछ विद्रोह होते हैं, उन विद्रोहों पे बातचीत करेंगे। फिर हम लोगों की जो क्लास चलेगी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों पे चलेगी, क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और फाइनली लास्ट में जाते जाते हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। औरंगजेब जो था, अगर इसकी जीवन परिचय पे एक नजर डाला जाए तो इसका जो जन्म बताया जाता है 1618 के आसपास दोहद उज्जैन में इसका जन्म हुआ था। ये अपने जीवन काल में पहली बार अगर देखा जाए अभियान के दौरान अगर इसने कोई सीख लिया है, जीवन में पहली बार युद्ध का इसने अनुभव जो लिया था वो लिया था ओरछा यानी मध्य प्रदेश के ओरछा के क्षेत्रों में रहने वाले जुझार सिंह के साथ इसके जीवन काल का पहला युद्ध का अनुभव दिखाई देता है। औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी सत्ता को संचालित करने से पहले ये तमाम जगहों पे शाहजहां ने इसको सूबेदार के रूप में, गवर्नर के रूप में नियुक्त कर चुका था और उन तमाम सारी गद्दी को संचालित करते हुए उसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को किस तरह से संचालित किया जाता है इन सारी नीतियों से वो परिपूर्ण हो चुका था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि 1636 से लेकर के 1644 तक का अगर समय इसका देखा जाए तो ये दक्षिण के क्षेत्रों में था। सूबेदार के पद पे शाहजहां ने इसको नियुक्त किया था। 1637 के आसपास ये क्या करता है, दक्षिण के ही सूबेदार पद पे रहते हुए 1637 में इसने दिलरास बानो बेगम के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। जो दिलरास बानो बेगम फारस के राजघरानों से ताल्लुकात रखते थे। 1636 से 1644 तक इसके जीवन का पहला चरण चलता है जहां ये दक्षिण में सूबेदार के पद पे दिखाई देता है। 1645 में देखा जाए, 44 के बाद अगर 45 में देखा जाए तो ये गुजरात में गवर्नर के पद पे रहता है। उसके बाद ये 1652 से लेकर के 1657 तक दोबारा दक्षिण में जाता है सूबेदार के पद पर नियुक्त होकर के। और ये वही समय था जब औरंगजेब दोबारा दक्षिण में सूबेदार के पद पर नियुक्त होकर के जाता है। तो उसी समय घटना घटित होती है, शाहजहां के बीमार हो जाने की अवस्था उसी समय दिखाई देता है। और शाहजहां जब बीमार पड़ जाता है तो मैंने बताया था उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है और उस उत्तराधिकारी के युद्ध में फाइनली तौर तरीके से देखा जाए तो औरंगजेब ही उत्तराधिकार के युद्ध में अंतिम रूप से विजयी घोषित होता है। और विजयी जब ये घोषित हो जाता है तो ये जल्दीबाजी में 1658 में जाकर के जल्दीबाजी में इसने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। और जब ये गद्दी पर बैठता है, जब ये अपना राज्याभिषेक करवाता है तो एक उपाधि धारण किया था। वो उपाधि था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। इतनी बड़ी उपाधि को सुशोभित करके 1658 में आगरा की गद्दी को संभाला। इसकी जो उपाधि थी याद रखेगा, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब दिखाई देता है। औरंगजेब 1658 में जल्दीबाजी में इसने आगरा में तो अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन जो इसके समक्ष विद्रोही नीतियां थी
उन सारी विद्रोही नीतियों का जैसे ये दमन कर लेता है तो दूसरी बार पूरी व्यवस्था के साथ ही अपना पुनः राज्याभिषेक करवाता है, जो इतिहास में द्वितीय राज्याभिषेक के नाम से चर्चित होता है। और वो राज्याभिषेक इसने 1659 में दिल्ली में करवाया था। इसलिए बड़ा ही रोचकदार सवाल एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि मुगलों का कौन सा बादशाह था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो वो बादशाह कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब दिखाई देता है। पहली बार ये आगरा में अपनी राज्याभिषेक करवाता है और दोबारा पूरी नियम और कानून को पालन करते हुए दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराते हुए दिखाई देता है। औरंगजेब गद्दी पे बैठने के बाद इसने दक्षिण के क्षेत्रों में अभियान जारी किया था। इसके जितने सारे कार्य थे वो औरंगजेब की उपलब्धि में अभी लास्ट में बताऊंगा। एक साथ पहले मैं बताता इसके दक्षिणी अभियान के बारे में। दक्षिण के क्षेत्रों में देखा जाए तो जो ये अभियान जारी किया है इसमें 2 अभियान तो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ सवाल पूछे जाते हैं, एक बीजापुर को लेकर के और दूसरा गोलकुंडा को लेकर के। ये औरंगजेब वही बादशाह है जो दक्षिण के क्षेत्रों में उदय हुए मराठा साम्राज्यों में आने वाले शिवाजी से पंगा लेता है। तो हम लोग यहाँ विद्रोहों में जो देखेंगे वहां बीजापुर के संबंध में क्या क्या है घटना, गोलकुंडा के संबंध में क्या क्या घटना घटित होती है और छत्रपति शिवाजी के साथ इसके संबंध में क्या घटना घटित होती है, इन मुद्दों पे मैं करता हूँ आपसे बातचीत। अगर दक्षिण की नीति को देखा जाए तो 1665 से लेकर के 1687 का वो समय था जब औरंगजेब बीजापुर के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा व्यस्त दिखाई देता। कहा जाता है कि जिस समय औरंगजेब बीजापुर के क्षेत्रों को विजिट करने की कोशिश कर रहा था उस समय बीजापुर के क्षेत्रों पे जो शासक गद्दी की संचालन कर रहा था, बीजापुर का जो शासक था वो आदिल शाह द्वितीय था। आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था। औरंगजेब ने आदिल शाह से समझौता किया था, लेकिन आदिल शाह जो था औरंगजेब की समझौता को 1657 में जाकर के तोड़ देता है। आदिल शाह मुगलों के द्वारा किए गए जो समझौते थे उस समझौता को तोड़ देता है 1657 में जाकर के। इस बात से नाराज होकर के औरंगजेब आदिल शाह के खिलाफ भेजता है युद्ध करने के लिए। और औरंगजेब जिसको युद्ध करने के लिए भेजता है वो व्यक्ति था राजा जय सिंह के नाम से इतिहास में बहुत चर्चित दिखाई देता। यानी कि 1665 में देखा जाए तो दक्षिण में औरंगजेब बीजापुर की शासक की बढ़ती हुई शक्ति को तोड़ने के लिए राजा जय सिंह को भेजता है। और ये राजा जय सिंह अभी आदिल शाह द्वितीय के पास पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले इससे रास्ते में मुलाकात हो जाती है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी से। और शिवाजी से मुलाकात करने के बाद जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक समझौता हो जाता है, जो समझौता इतिहास में बहुत चर्चित नाम से जाना जाता है। पुरंदर की किला को लेकर के समझौता हुआ था 1665 में, तो पुरंदर की संधि के नाम से ये जाना जाता है। और ये पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ है, यानी मुगलों और मराठों के बीच में दिखाई देता है। औरंगजेब ने भेजा था जय सिंह को बीजापुर के शासक आदिल शाह को अपदस्थ करने के लिए, लेकिन जय सिंह अभी बीजापुर के शासक के पास पहुंच ही नहीं रहा है। उससे पहले रास्ते में मुलाकात हो जा रही है इससे शिवाजी के साथ, और शिवाजी से जाकर के कर लेता है पुरंदर की संधि। इस समझौते में जय सिंह ने ये तय किया था कि आप अपने पुत्र, जो उसका पुत्र शंभू था, शिवाजी के जो पुत्र शंभू थे, उस शंभू को मराठा सेना में देने की बात हुई थी। और साथ ही साथ शिवाजी को कहा गया था कि आप आगरा भवन में आपको औरंगजेब के समक्ष उपस्थिति देना पड़ेगा। शिवाजी इस बात को तैयार हो गए, संधि और समझौते जो थे इस बात को लेकर के शिवाजी तैयार हो जाते हैं। ये पुरंदर की जो संधि स्पेशल है, ये शिवाजी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं जो बताऊंगा वो शिवाजी पढ़ाते समय बताऊंगा। अभी मैं यहाँ औरंगजेब पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सरसरी निगाहों से यहाँ के मुद्दों पे मैं बातचीत करना जरूरी समझता हूँ। शिवाजी जो थे वो पुरंदर की संधि में जय सिंह की बातों को स्वीकार करते हुए उन्होंने तैयार हो गया कि हम अपने पुत्र को यानी कि शंभू को क्या करेंगे, मुगल सेना में भेजेंगे। और साथ ही साथ ये भी तैयार हो गए कि हम औरंगजेब के समक्ष आगरा में उपस्थित भी होंगे। इस बात को लेकर के जय सिंह ने जैसे शिवाजी के साथ समझौता कर लेता है, तो जय सिंह को ये लगा कि हम शिवाजी का साथ ले लेंगे और शिवाजी का साथ लेकर के हम आदिल शाह द्वितीय पे अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
जय सिंह को भेजा था औरंगजेब कि तुम जाओ बीजापुर के शासक आदिल शाह से लड़ो, लेकिन जय सिंह जा रहा है तो रास्ते में मिल जा रहे शिवाजी कर ले या समझौता, और इनके बल पे चाह रहा था कि हम आदिल शाह से लड़ के युद्ध को जीत लें। लेकिन आदिल शाह से जय सिंह तमामों प्रयासों के बाद युद्ध को जीत ही नहीं पाता, युद्ध को हार जाता। इसलिए औरंगजेब ने आदिल शाह के साथ जब जय सिंह युद्ध नहीं जीत पाता है तो औरंगजेब जय सिंह को बुला लेता है। औरंगजेब उसको बुलाता है और जब ये जय सिंह चलता है रिटर्न होकर के फिर मुगल दरबार के लिए, तो 1666 में जाकर के इसकी रास्ते में ही मृत्यु दिखाई देती है, ये मर जाता है। और जैसे ये मर जाता है तो जो आदिल शाह यहाँ गद्दी पे बैठा था, ये भी आदिल शाह देखा जाए तो 1672 तक जाते जाते ये मर जा रहा है। जब आदिल शाह भी मर गया, इधर जय सिंह भी मर जाता है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो इस बीजापुर की गद्दी पे बैठने के लिए आदिल शाह का बेटा आता है उत्तराधिकार के रूप में, जिसका नाम बताया जाता है सिकंदर आदिल शाह, उसका नाम बताया जाता है। सिकंदर आदिल शाह जब बीजापुर की गद्दी पे बैठा तो औरंगजेब ने बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह से पंगा लेने के लिए क्या करता है, अब स्वयं आता है, क्योंकि औरंगजेब को यह महसूस हो चुका था कि अगर हमारे सेनापतियों के नेतृत्व में हम सेनाओं को भेजते हैं तो शायद वहां का शासक इतना कमजोर नहीं हो जिसको इतनी आसानी से नतमस्तक किया जा सके। इसलिए स्वयं बादशाह ही बीजापुर के क्षेत्रों पर अटैक करने के लिए रवाना होता, यानी कि औरंगजेब ने 1685 में स्वयं युद्ध के लिए निकला। औरंगजेब स्वयं निकलता है और ये आदिल शाह से युद्ध करने के लिए जब 1685 में निकलता है तो 1686 में बताया जाता है आदिल शाह जो था वो आत्मसमर्पण कर देता है औरंगजेब के समक्ष। यानी कि यहाँ एक बात यह साबित होता है कि जो आदिल शाह आत्मसमर्पण कर दिया 1686 में जाकर के औरंगजेब के डर से, उस आदिल शाह का पिता जो उस सिकंदर आदिल शाह का जो पिता आदिल शाह द्वितीय के रूप में ये दिखाई देता है, इसने औरंगजेब की नीतियों का अवहेलना किया था। यानी कि ये कायरता का ये काम करता है आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह जो था ये कायरता का काम करता है। और 1686 में जैसे इसको आत्मसमर्पण करने के लिए औरंगजेब मजबूर हो जाता है तो 1686 के क्षेत्रों में देखा जाए तो बीजापुर पे अधिकार किसका हो जाता है, मुगलों का हो जाता है। बीजापुर क्षेत्र को जैसे मुगल जीत लेते हैं तो बीजापुर जीतने के बाद मुगलों का जो ध्यान था वो गोलकुंडा के क्षेत्रों में था, और गोलकुंडा पे जो शासन करने वाला राजा था वो अबुल हसन बताया जाता है। 1687 की ये घटना घटित हो रही है, 86 में बीजापुर को जीत ले रहा है, 87 की ये घटना घटित हो रही है जब वो गोलकुंडा के क्षेत्रों पे अभियान जारी किया था। और गोलकुंडा का राजा जो था वो एक कायर किस्म का राजा था, एक मस्तिष्क जिंदगी को व्यतीत करने वाला बादशाह दिखाई देता। इसके पास अगर बहुत ज्यादा कोई रणनीतिक क्षमता भी नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि अबुल हसन जैसे शासक जो गोलकुंडा के क्षेत्रों में राज कर रहा था, उस अबुल हसन को पराजित करने के लिए 1685 में औरंगजेब खाने जहां और मुअज्जम के नेतृत्व में सेना भेजती है, और ये जो मुगल सेना निकलती है तो इस मुगल सेना के डर से अबुल हसन जो था वो आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन आत्मसमर्पण करता है तो अभी गोलकुंडा को औरंगजेब अपने कब्जे में नहीं लेता है। क्यों नहीं ले पाया? इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि अबुल हसन आत्मसमर्पण जैसे कर देता है तो वो निंदा के पात्र उसको बताया जाता है कि बिना युद्ध किए किसी बादशाह के द्वारा भेजे हुए सेनापतियों के डर से आकर के गोलकुंडा जैसे क्षेत्र के तुम शासक होकर के आत्मसमर्पण कर दिए। इससे बड़ा इसके जीवन का अगर देखा जाए तो कमजोरी कुछ भी नहीं दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि तमाम सारे जितने सारे आलोचना अबुल हसन के समक्ष आए थे, उस आलोचना से ये बहुत ज्यादा आलोचना से प्रभावित होता है और फिर ये कर देता है अवहेलना आत्मसमर्पण का। यानी कि बीजापुर का जो शासक अबुल हसन 1685 में आत्मसमर्पण कर रहा है, वो कुछ ही समय के बाद वो क्या करता है, आत्मसमर्पण वाली भावनाओं को हटा करके सीधे युद्ध के लिए ललकार रहा। और जब ऐसी घटना घटित होती है
तो स्वयं औरंगजेब 1687 में निकलता है। और जब औरंगजेब निकलता है तो इसके भी बाजू में इतनी फौलाद नहीं भरी थी कि गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों पे ये आसानी से कब्जा कर पाए। यही कारण है कि औरंगजेब ने यहाँ क्या करता है, अकबर की तरह कुछ कमजोर नीतियों का प्रयोग करता है। गोलकुंडा के दरवाजे को खुलवाने के लिए ये दरबान को घूस देता है और रिश्वत देकर के गेट को खुलवाता है और उसके बाद ये युद्ध करता है। तत्पश्चात देखा जाए तो गोलकुंडा जैसा जो क्षेत्र था वो मुगलों के कब्जा में आ जाता। यानी कि जिस तरह से अकबर को देखा जाए तो अतारकिन के किला को खुलवाने के लिए उसने रिश्वतखोरी का काम किया था, उसी तरह से देखा जाए तो औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को खुलवाने के लिए रिश्वतखोरी का काम करता है। यानी कि ये औरंगजेब की बहादुरी नहीं बल्कि कमजोरी का परिचय देता है। औरंगजेब जब गोलकुंडा के क्षेत्र को मिला लेता है तो अब औरंगजेब का संघर्ष चलता है मराठा के साथ। और ये मराठों में कोई और नहीं बल्कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ये कोई आम आदमी नहीं थे। भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने वाले ये एक प्रतिष्ठित बादशाह के रूप में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि जब औरंगजेब का मराठों के साथ संघर्ष हो रहा है तो जो मुगल थे, इन मुगलों से शिवाजी बहुत पहले पंगा लेके इनको आजमा चुके थे। इन मुगलों की ताकत और मुगलों की शक्ति को वो देख चुके थे कि मुगलों के अंदर केवल और केवल दिखावा है, वास्तविक औकात उसके अंदर नहीं भरा है। शिवाजी और मुगलों के बीच जो जीवन का पहला संघर्ष चला था वो बहुत पहले ही चल चुका था, 1656 में। इसके अलावा देखा जाए तो 1659 में जाकर के शिवाजी बीजापुर के शासक जब अफजल थे उनको भी परास्त करके अपनी शक्ति का परिचय दिए थे। इसके अलावा देखा जाए तो शिवाजी वो बादशाहों में बादशाह थे जो 1663 में जाकर के शाइस्ता खां को पराजित किए थे। ये शाइस्ता खां कौन था? ये औरंगजेब का मामा बताया जाता, इसको भी अपदस्थ किए थे। और 1665 में जाकर के शिवाजी पुरंदर की संधि करते हैं। यानी कि 1656 में देखा जाए तो ये शिवाजी मुगलों से पहली बार संघर्ष कर रहे हैं। 1659 में देखा जाए तो बीजापुर के शासक को परास्त कर रहे हैं। और 1663 में देखा जाए तो ये शाइस्ता खां यानी कि औरंगजेब के मामा को अपदस्थ कर रहे हैं। और 1665 में जाकर के वो पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि में मैंने पहले ही बताया कि जो पुरंदर की संधि चल रही है, अगर यहाँ देखा जाए तो जो पुरंदर की संधि यहाँ शिवाजी कर रहे हैं, इस पुरंदर की संधि में शिवाजी ने समझौता के माध्यम से यही कहा था कि अपने पुत्र को मुगलों की सेना में देना है और साथ ही साथ औरंगजेब के समक्ष उन्होंने आगरा में उपस्थित होने की बात किया था। 1666 में देखा जाए, 1665 में जो इन्होंने बात किया था आगरा में ये उपस्थित होते हैं। 1666 में औरंगजेब जैसे गद्दार एक बादशाह कर सकते हैं जो धोखा से शिवाजी को जयपुर के भवन में पकड़ करके कैद कर देता है, क्योंकि औरंगजेब के बाजू में इतनी फौलाद नहीं भरी थी जो शिवाजी के साथ अटैक कर पाए। यही कारण है कि शिवाजी को जैसे कैद कर देता है भवन में, जयपुर भवन में, तो शिवाजी यहाँ से धोखे से निकल के भागते हैं। और भागने के बाद 1674 में जाकर के शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवा के एक बादशाह के रूप में मुगलों की सत्ता को खुली चुनौती देते हैं युद्ध के लिए। यानी कि बाकी यहाँ से 1674 के बाद जब ये गद्दी पे बैठ रहे हैं तो 1674 के बाद ये क्या क्या किए, ये कहानी तो सब शिवाजी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य लेकर के आएंगे। यहाँ बस मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि औरंगजेब और मराठों के बीच जो संघर्ष हुए थे वो संघर्ष क्या थे। शिवाजी से जुड़ी हुई सारी कहानी हम मराठा साम्राज्य में बताएंगे। ये अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। इनके बाद इनकी इस हरकत को देख करके जो नेपोलियन था ये एक स्टेटमेंट जारी करता है, कहता है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश कर दिया वैसे दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश कर दिया। यानी कि स्पेन जैसे नेपोलियन को बर्बाद करके धरातल पे ला दिया, वैसे कह रहा है नेपोलियन कह रहा है कि जैसे हमको स्पेन धरातल पे ला करके रख दिया, वैसे औरंगजेब जैसे कट्टर मुसलमान जो इतनी ताकत और शक्ति का परिचय दे रहा था उसको धरातल पे लाने का काम दक्षिण के क्षेत्रों में शासन करने वाला छत्रपति शिवाजी दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी आलोचना की बात तो औरंगजेब के समक्ष आता है। इतने बड़े बादशाह होने के बाद भी शिवाजी से पंगा लेने की ताकत उसकी नहीं दिखाई देती। और औरंगजेब के समय कुछ विद्रोह दिखाई देते हैं छोटे मोटे स्तर पे। 1669 में देखा जाए तो जाट विद्रोह दिखाई देता है। 1675 में क्या कर रहा है
सिखों के अंदर जो विद्रोह चल रहे हैं उसी समय सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम गुरु तेग बहादुर बताया जाता है। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है औरंगजेब, लेकिन ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि औरंगजेब 1675 में जाकर के सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर इनकी हत्या कर देता। यानी भारतीय इतिहास में देखा जाए तो सिख के 2 गुरुओं का हत्या हो गया। एक तो जहांगीर पढ़ाते समय मैंने बताया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करता है। इसलिए करता है, मैंने बताया था कि वो इल्जामात लगता है कि जो अर्जुन देव थे वो जहांगीर के लड़के खुसरो को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किए थे, इसलिए दे दिया जाता। और यहाँ हिंदू धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए दिया जा रहा है। यानी कि सिख गुरुओं में देखा जाए तो सिख भाइयों के आने वाले जो 10 गुरु दिखाई देते हैं, उन 10 गुरुओं में 2 गुरु लोगों का जो हत्या हुआ था वो इन मुगल लुटेरों मुसलमान शासकों के द्वारा देखा जाए तो कर दिया गया था। इसी के समय 1699 में सिखों के आने वाले 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने बैसाखी के ही दिन खालसा पंथ की स्थापना कर दिए थे। ये सारी बातें मैं बताऊंगा सिख पढ़ाते समय, सिख संप्रदाय हम लोग पढ़ते समय पढ़ेंगे। इतनी सारी मैंने जितनी बात बताया है, इन सारी बातों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इन सारे मुद्दों को अभी ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। बाकी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ औरंगजेब की धार्मिक नीतियां क्या थी और साथ ही साथ कुछ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इतनी सारी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मैं करता इरेज और फिर मैं बताता आपको औरंगजेब से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैं करता आपसे बातचीत। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को अगर देखा जाए तो धार्मिक नीति के तहत इसने एक कट्टर मुसलमान होने के नाते जो ये शासन का आधार बनाया था, वो इसके शासन का आधार कुरान था। औरंगजेब जो था इसको अपने शासन व्यवस्था के दौरान जो जीवन काल का मूल लक्ष्य रखा था भारत की धरती पे शासन करते समय, वो मूल लक्ष्य इसका ये था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल देना। यानी दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश इसका मतलब होता है। दारुल हर्ब का मतलब ये हुआ काफिरों का देश, और ये काफिरों का देश किसको कह रहा है? ये काफिरों का देश भारत को ही संबोधित कर रहा था। यानी कि भारत के रहने वाले काफिर का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम धर्म के नीतियों का पालन नहीं करते हैं वो इस्लाम के नजर में काफिर कहलाते हैं। यानी कि काफिरों का देश ये भारत को कह रहा है कि हम काफिरों का देश यानी कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश बनाना चाहता था। इसका लक्ष्य ये था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। औरंगजेब अपने शासन के आधार का मूल लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा देखा जाए तो सिखों पे कलमा खुदवाना हुआ, भांग की खेती करना हुआ, नौरोज का त्योहार मनाना हुआ, गाना बजाना हुआ, ऐसे तमाम सारे चीजों पे ये रोक लगा देता। साथ ही साथ देखा जाए तो 1663 में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा देता है। 1669 में देखा जाए तो हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए प्रतिबंध लगा देता है और 1669 के आसपास हिंदू मंदिरों को तोड़ने का ये आदेश भी दे देता। शासन के 11वें वर्ष देखा जाए किसने झरोखा दर्शन पे प्रतिबंध लगा दिया और 12वें वर्ष देखा जाए तो तुलादान प्रथा पर भी ये प्रतिबंध लगा देता है। बताया जाता है कि शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले 80 करों को ये क्या करता है, एकाएक समाप्त कर देता है। उन 80 करों में आव बाब नामक जो ली जाने वाली रायदारी यानी कि परिवहन कर और पानडारी यानी कि चुंगी कर जो था, इस रायदारी और पानडारी कर को भी उसने उसी में शामिल कर रखा था। इतनी सारी इसकी धार्मिक नीतियों से जुड़ी बातों के बाद अगर देखा जाए इसके द्वारा जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल बनते रहते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड मुद्दों में मेंशन नहीं किया गया है। उसको देखा जाए तो औरंगजेब जो था ये कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में दिखाई देता है। और याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता। जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाला जो मुगल शासक आता है वो कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब को ही बताया जाता है। यहाँ जिंदा पीर का शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि ये जो कहता था उसको करता था। यानी कि जो कहे आदमी और उसको करके दिखा देते, इनके भाषा में जिंदा पीर कहलाता था। चिकित्सक इसका जो था, औरंगजेब का जो चिकित्सक बताया जाता है वो फ्रांकोइस बर्नियर था। ये एक फ्रांसीसी यात्री था जो इसके चिकित्सक के रूप में कामकाज किया। इसके शासन काल में कहा जाता है, अक्सर सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे, तो याद रखिएगा वो मुगल शासक कोई और नहीं औरंगजेब ही था। औरंगजेब के शासन काल में बताया जाता है सबसे ज्यादा हिंदू सेनापतियों के बारे में। इसके जो पुत्र आते हैं, 4 पुत्रों का नाम बताया जाता है। एक मोहम्मद मुअज्जम था,
शाह आलम था, काम बख्श था और एक अकबर द्वितीय था। ये अकबर द्वितीय आगे चल के परवर्ती मुगल कालों में सम्राट बनता है, शासक बनता है, बादशाह बनता है। ये अकबर द्वितीय वही रहेगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि देता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पुत्री अगर देखा जाए औरंगजेब की तो जेबुन्निसा, मेहरुन्निसा, ये मेहरुन्निसा जहांगीर की एक वाइफ थी। वो यहाँ ये मेहरुन्निसा नहीं है, ये औरंगजेब की पुत्री है, नाम एक ही दोनों का है। फिर उसके बाद जिंतुन्निसा थे, बदरुन्निसा थे और जुबदतुन्निसा इसके पुत्रियों का नाम बताया जाता है। ये पुत्री इसलिए आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेहरुन्निसा से सवाल उठा चुका है कि जहांगीर की कौन सी पुत्री इसमें नहीं है। तो नहीं, आप अगर इसको पढ़े रहेंगे इसकी पुत्रियों का नाम तो मेहरुन्निसा को आप जहांगीर की वाइफ समझ के ऑप्शन छोड़ देंगे। हो सकता है कि वो ऑप्शन आपका गलत निकल जाए क्योंकि ये भी उसकी पुत्री के रूप में दिखाई देती है। ये अलग है और वो नाम अलग किसी और का है, ये आपको याद रखना। औरंगजेब के जो गुरु बताए जाते हैं वो मीर मोहम्मद हकीम बताए जाते हैं। 1678 के आसपास देखा जाए तो इसकी जो बीवी थी रबिया उद दौरानी, इसके पत्नी का नाम बताया जाता है। उसकी मर जाने के बाद 1678 में ये औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अपने बीवी के कब्र के ऊपर एक मकबरा बनाता है जिसको बीवी का मकबरा कहा जाता है। यानी कि रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा जिसको 1678 में औरंगजेब औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाता है। ये बीबी का मकबरा भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को बढ़ा देता है। इसको एक उपनाम से जाना जाता है, भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। भारत में बनने वाला जो ताजमहल था शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में बनवाया था आगरा के क्षेत्रों में, लेकिन ये जो बनवा रहा है द्वितीय ताजमहल ये भी अपनी पत्नी के याद में उसके कब्र के ऊपर बनवाता है, लेकिन ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बनवाता है। इसके अलावा देखा जाए तो लाहौर के क्षेत्र में जब ये दौरा किया था तो याद रखिएगा बादशाही गाजी नामक मस्जिद पूछा जा चुका है। किसने बनवाया था तो ये इसी ने बनवाया है। जीवन के लास्ट काल में जाते जाते 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मर जाने के बाद औरंगाबाद में ही इसका मकबरा बनवा दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो मुगलों के सत्ता से आने वाले मैंने सारे बादशाहों के बारे में बता चुका। बाबर भी मैंने बताया, हुमायूं को बताया, बीच में शेरशाह के बारे में मैंने बातचीत किया था, अकबर को मैंने पढ़ा चुका, जहांगीर बताया, शाहजहां बताया और औरंगजेब के बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में क्लास आपको दिया है। इसके बाद जो हमारी क्लास लगेगी वहां हम आपसे बातचीत करेंगे मुगल साम्राज्य से आने वाले शासन व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके समय जारी किए गए सिक्के, उनके आर्थिक पहलुओं पे, साथ ही साथ मुगलों के आने वाले शासकों के द्वारा बनाए गए कौन कौन से भवन थे उसके बारे में मैं क्लास लेके आऊंगा। मनसबदारी प्रथा के बारे में स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। ऐसे जुड़े हुए मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो अलग अलग मॉडल के सवाल बनते हैं उससे जुड़ी हुई 5 से 6 वीडियो के साथ मैं आऊंगा। तब मेरा मुगल काल पूरी तौर तरीके से कंप्लीट होगा। अभी बादशाहों के हिसाब से मैंने मुगल काल को केवल कंप्लीट किया। इतनी सारी बातों का आप चाहे तो ले सकते स्क्रीनशॉट और इन सारी बातों का आप नोटबुक बनाते चलिएगा। बाकी मैं अपनी अगली क्लास में जब मुलाकात करूंगा तो मुगल शासन व्यवस्था पे आपसे बातचीत करूंगा। और आप लोग मेरी हौसलाओं को बढ़ाने के लिए आप लोगों से मेरा यही इजाजत होगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लेता हूं मैं आपसे इजाजत और मिलता हूं अपनी अगली क्लास में। अब मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे करता हूं आपसे मैं बातचीत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।